हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। आज के वीडियो में हम लोग विलियम वर्ड्सवर्थ का काफ़ी फेमस पोएम ऑड इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी फ्रॉम रिकंसिलेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड और साथ ही साथ इसका एक और टाइटल है द इमॉर्टैलिटी ऑड। तो दोनों में से कोई भी टाइटल दिया रहा है, हेडिंग दिया रहा है, अगर ये वाली कविता आप लोग के सिलेबस में है तो ये वीडियो कन्फर्म आप लोग के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। नोट्स हम नॉर्मली 6-7 पेज में रेडी किए हुए हैं। 15 से 20 मार्क्स के बीच अगर आता है तो इतना आप लिख सकते हो। बाकी अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर लेना। नोट्स का लैंग्वेज भी काफ़ी इजी रख रखे हैं ताकि आप लोग को आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो शुरू करते हैं। नोट्स जो है पॉइंट वाइज है, 6-7 पॉइंट हम मेंशन कर रखे हैं नोट्स से रिलेटेड। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में है द इमॉर्टैलिटी ऑड इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर। जो द इमॉर्टैलिटी ऑड है ना, वो इंग्लिश लिटरेचर का सबसे प्रसिद्ध कविताओं में से एक है। यहाँ पे हम हेडिंग द इमॉर्टैलिटी और यूज़ किए हुए हैं। आप अपने एग्जाम में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करना, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये वाला हेडिंग आया हुआ है तो आप वो वाला हेडिंग यूज़ करना, अगर ये आया है तो ये करना, ठीक है। तो ये वाली कविता जो है इंग्लिश लिटरेचर के मोस्ट फेमस कविता में से एक है, विच इज रिटन बाय, जिसको कि लिखा गया एक ग्रेट रोमांटिक पोइट विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। इट वॉज रिटन इन 1804, इसको 1804 में लिखा गया एंड पब्लिश्ड इन पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स, और पोएम्स नाम के कलेक्शन में इसको 2 वॉल्यूम्स में पब्लिश करवाया गया 1807 में। इट कैन बी कॉल्ड एन ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स, इसको ना ऑटोबायोग्राफिकल पोएम्स भी कहा जा सकता है क्योंकि इसमें ना मेनली अपने चाइल्डहुड के बारे में भी डिस्कस कर रखे हैं वर्ड्सवर्थ, तो इस वजह से इस पोएम को ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी कहा जाता है। द ऑड डील्स विद 2 चाइल्डहुड, ये जो ऑड है ना ये संबंधित है 2 तरह के चाइल्डहुड से, 2 तरह के बचपन से, मतलब 2 तरह के बचपन को डिस्कस किया गया है इस ऑड में। पहला है द चाइल्डहुड एवरीवन एक्सपीरियंस एज अ चाइल्ड, जिसको कि विजिबल चाइल्डहुड कहा गया है। तो एक ऐसा बचपन जिसको कि सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो पहले तो उस बचपन को डिस्कस किया गया है। दूसरा है द चाइल्डहुड विच वी कैरी विथ अस लाइक मेमोरी, एक ऐसा बचपन जिसको कि हम लोग अपने मेमोरी के रूप में, अपने यादों के रूप में अपने साथ कैरी करते हैं, अपने साथ रखते हैं, तो उस बचपन के बारे में भी बात की गई है जिसको कि इनविजिबल चाइल्डहुड कहा गया है, ठीक है। तो ये 2 चीज़ों को मेनली डिस्कस किया गया है पोएम में। द पोएट डिस्क्राइब्स दिस चाइल्डहुड, पोएट जो है इन बचपन का व्याख्या करते हैं अपनी कविता में, एंड कॉन्ट्रास्ट विथ मटेरियल वर्ल्ड, साथ ही साथ है ना मटेरियल वर्ल्ड इट मीन्स भौतिक दुनिया के साथ ना कंपैरिजन करते हैं चाइल्डहुड का, बचपन के टाइम का। तो वही कंपैरिजन, वही तुलना जो है इस कविता में मेनली दिखाया गया है। अब नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। ऑथर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं हम लोग। विलियम वर्ड्सवर्थ वाज वन ऑफ द फाउंडर ऑफ इंग्लिश रोमांटिसिज्म, इंग्लिश रोमांटिसिज्म के फाउंडर में से एक थे विलियम वर्ड्सवर्थ। ही वाज बोर्न इन कोकरमाउथ, कम्ब्रिया ऑन अप्रैल 7, 1707। का जो जन्म हुआ कोकरमाउथ, कम्ब्रिया में हुआ अप्रैल 7, 1770 को। पीबी शैली अनदर ग्रेट पोएट ऑफ रोमांटिसिज्म, पीबी शैली जो कि रोमांटिक पीरियड के काफ़ी फेमस पोएट हैं, वो कहते हैं वर्ड्सवर्थ के बारे में पोएट्स ऑफ नेचर, मतलब नेचर के पोएट के रूप में वर्ड्सवर्थ को डिस्क्राइब किए हुए हैं पीबी शैली। वर्ड्सवर्थ अलॉन्ग विथ कॉलरिज, वर्ड्सवर्थ जो है कॉलरिज के साथ पब्लिश लिरिकल बैलेड्स इन 1798, 1798 में ये दोनों मिलकर लिरिकल बैलेड पब्लिश किए, इन विच ही डिफाइंड पोइट्री एज, जिसमें कि वो पोइट्री को डिफाइन करते हैं, पोइट्री को परिभाषित करते हैं इस तरीके से, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, की कविता जो है ना स्पॉन्टेनियस इट मीन्स होता है लगातार बहने वाली धारा है, पावरफुल फीलिंग्स की इट मीन्स शक्तिशाली भावनाओं की लगातार बहने वाली धारा है कविता। इस तरीके से वो पोइट्री को डिफाइन किए हुए लिरिकल बैलेड्स में। इमेजिनेशन इट मीन्स कल्पना, नेचर इट मीन्स प्रकृति, सब्जेक्टिविटी इट मीन्स हो जाता है पर्सनल टेस्ट या पर्सनल फीलिंग के बारे में बात करना, ह्यूमनिज्म इट मीन्स मानवता, आर द बेसिक थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री। तो ये चारों चीज है ना वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का बेसिक थीम है, इट मीन्स आधारभूत थीम है। ड्यूरिंग हिज लॉन्ग पोइटिक करियर, अपने पूरे लंबे पोइटिक करियर के दौरान, ही रोट ए लार्ज नंबर ऑफ पोएम्स, ढेर सारा पोएम लिख रखे हैं ये, एमंग विच, जिनमें से टिंटन एबी, इस पे ऑलरेडी वीडियो हम अपलोड कर रखे हैं। द डैफोडिल्स में हमको बहुत रिक्वेस्ट आया हुआ है बट अभी तक हम नहीं किए हुए। डैफोडिल्स भी काफ़ी फेमस इनकी कविता है। द सॉलिटरी रिपो, लूसी पोएम्स में भी हम 3 पोएम अपलोड कर रखे हैं, इसमें 5 पोएम है, लूसी पोएम है तो उसमें से 3 हम अपलोड कर रखे हैं। एंड लिरिकल बैलेड्स, इस पे ऑलरेडी वीडियो अपलोड है, आर वेल नोन। तो ये सब काफ़ी फेमस कविता है वर्ड्सवर्थ की, जो कि वो अपने लंबे पोइटिक करियर के दौरान पब्लिश करवाए हुए हैं। नेक्स्ट है फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम, पोएम के फॉर्म और स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं। द इमॉर्टैलिटी ऑड इज ए 206 लाइन पोएम, द इमॉर्टैलिटी ऑड जो है ना वो 206 लाइन की कविता है। दैट इज स्प्लिट इन 11 स्टांजा ऑफ वेरिंग लेंथ, जो कि डिवाइडेड है 11 स्टांजा में अलग अलग लेंथ के, ठीक है। किसी में 10 लाइन है, किसी स्टांजा में, किसी में 12 लाइन है, किसी में 6 लाइन है, तो इस तरह अलग अलग लेंथ का स्टांजा है, लेकिन टोटल जो है 206 लाइन है इस कविता में। देयर
आर इंडिविजुअल पैटर्न्स ऑफ राइम इन ईच स्टांजा, और हर स्टांजा ना अलग अलग राइम वाला पैटर्न भी फॉलो करता है, कोई स्पेसिफिक राइम स्कीम नहीं फॉलो किया गया कविता में। वर्ड्सवर्थ यूजेस सेवरल डिफरेंट मेट्रिकल पैटर्न, वर्ड्सवर्थ साथ ही साथ ढेर सारा अलग अलग मेट्रिकल पैटर्न भी यूज करते हैं थ्रू आउट द पोएम, पूरे पोएम के दौरान, सच है, जैसे कि आयम्बिक पेंटामीटर का यूज करते हैं, टेट्रामीटर का यूज करते हैं और साथ ही साथ ट्राईमीटर का भी यूज करते हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म के बारे में पढ़ लिए। नेक्स्ट है थीम ऑफ द पोएम, इस पोएम के विषय के बारे में बात करेंगे। द थीम ऑफ द पोएम इज वेरी सिंपल, पोएम का जो थीम है वो काफी ज्यादा सिंपल साधारण है, बट थॉट्स कन्वेड आर ग्रेट, लेकिन जो थॉट इट मीन्स विचार व्यक्त करने की कोशिश की गई है वो ग्रेट है, महान है। इट डील्स विद द थीम ऑफ इमॉर्टल नेचर ऑफ ह्यूमन स्पिरिट, या मानव आत्मा की अमर प्रकृति के विषय पे आधारित है, विच इज इंट्यूटिवली नोन बाय द चाइल्ड, और इस मानव आत्मा की अमर प्रकृति को ना बच्चा बड़े सहज तरीके से जान जाता है, एंड पार्टियली फॉरगेटन बाय द ग्रोइंग मैन, लेकिन वही बच्चा जब ग्रोइंग मैन बनता है, इट मीन्स बड़ा हो जाता है ना, तो उस स्पिरिट के इमॉर्टल नेचर को भूल जाता है, भूलने लगता है। बट दिस स्पिरिट इज टू बी नोन वंस मोर इन मैच्योरिटी, लेकिन इस स्पिरिट के बारे में, इस आत्मा के इमॉर्टैलिटी के बारे में ना वो फिर से जाना चाहिए मैच्योरिटी में, इट मीन्स परिपक्वता में, थ्रू इंटेंस एक्सपीरियंस ऑफ हार्ट एंड माइंड, और इसको हम कैसे जानेंगे, अपने हृदय और मन के गहन अनुभव के माध्यम से। वर्ड्सवर्थ फिलॉसफी ऑफ नेचर, वर्ड्सवर्थ का जो नेचर का फिलॉसफी है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं प्रकृति का ज्ञान है, इज ब्यूटीफुल्ली एक्सप्रेस्ड इन दिस पोएम, इस कविता में उस ज्ञान को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्रेस्ड किया गया है। नेक्स्ट है अबाउट द टाइटल, इस पोएम के टाइटल इट मीन शीर्षक के बारे में पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू द टाइटल इट मीन शीर्षक के अनुसार, द पोएम डील्स विद द नॉलेज ऑफ द इमॉर्टैलिटी ऑफ सोल, पोएम जो है संबंधित है इमॉर्टैलिटी, इट मीन्स आत्मा की जो अमरता होती है ना उसके नॉलेज से संबंधित है, उसके ज्ञान से संबंधित है, और रिकंसिलेशन ऑफ चाइल्डहुड इट मीन्स बचपन की यादों से संबंधित है। मतलब इन दोनों चीज को डिस्कस किया गया है पोएम में, एक तो आत्मा की अमरता के बारे में बात किया गया और बचपन की यादों के बारे में बात किया गया है। वर्ड्सवर्थ बिलीव्ड इन द डिवाइन ओरिजिन ऑफ सोल, वर्ड्सवर्थ जो है सोल के डिवाइन ओरिजिन इट मीन्स दिव्य उत्पत्ति पर यकीन करते हैं। द चाइल्ड इज अवेयर ऑफ दिस डिवाइन ओरिजिन, और एक जो छोटा बच्चा होता है ना इस दिव्य उत्पत्ति से वो अवेयर होता है, अवगत होता है, एंड हैड ए डायरेक्ट टच विद डिवाइनिटी, और उस छोटे बच्चे का ना डायरेक्ट टच होता है, इट मीन्स डायरेक्ट वो संपर्क में होता है डिवाइनिटी के, दिव्यता के। हिज सोल इज इन डायरेक्ट कम्युनियन विद द डिवाइन स्पिरिट, और बच्चे की जो आत्मा होती है वो डिवाइन स्पिरिट से डायरेक्ट कनेक्शन में होती है, कम्यून इट मीन्स डायरेक्ट बात कर सकती है, उनके टच में होती है। एज ही ग्रोज अप, लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है, ही गोज ऑन लूजिंग द टच विद स्पिरिट, उसका जो टच है, उसका जो संपर्क है उन स्पिरिट के साथ वो खत्म होने लगता है, वो कम होने लगता है। बिकॉज ऑफ हिज अटैचमेंट विथ मटेरियल वर्ल्ड, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका मटेरियल वर्ल्ड के साथ, इस भौतिक दुनिया के साथ अटैचमेंट ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उस डिवाइनिटी के साथ बच्चा का जो है संपर्क, अटैचमेंट वो खत्म हो जाता है। द लॉस ऑफ चाइल्डहुड इज रिकरेंट थीम ऑफ वर्ड्सवर्थ पोइट्री, तो वर्ड्सवर्थ की पोइट्री का जो मेन रिकरेंट थीम है जिसको बार बार दोहराया गया है इस कविता में, वो है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, इट मीन्स चाइल्डहुड के यादों के बारे में, उसके गुजर जाने के बारे में मेनली बात किया गया इस कविता में। नेक्स्ट है एनालिसिस ऑफ द पोएम, इस कविता के एनालिसिस के बारे में बात की गई है। द इमॉर्टैलिटी ऑट कंटेंट्स 3 डिफरेंट सेक्शन, जो कविता है द इमॉर्टैलिटी ऑट, इसको 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया। हम बताए थे ना कविता में 206 लाइन है टोटल, तो अगर एक एक लाइन का एक्सप्लेनेशन देंगे तो कितना बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, एनालिसिस कितना बड़ा हो जाएगा। इस वजह से उस एनालिसिस को छोटा करने के लिए ना इसको 3 अलग अलग सेक्शन में बांटा गया इस कविता को, ठीक है। और हम भी ऑन एन एवरेज तरीके से, एक होता है ना नॉर्मली एनालाइज करने की कोशिश किए हुए हैं, एक एक लाइन को नहीं एक्सप्लेन किए हुए हैं वरना बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो। द फर्स्ट सेक्शन कंसिस्ट ऑफ द फर्स्ट 4 स्टांजा, और पहले सेक्शन में ना स्टार्टिंग के 4 स्टांजा को शामिल किया गया है, टोटल 11 स्टांजा था, तो स्टार्टिंग के 4 स्टांजा को पहले सेक्शन में शामिल किया गया है। कंटेनिंग ए रेफरेंस टू द चाइल्डहुड लाइट, जिसमें कि चाइल्डहुड लाइट इट मीन चाइल्डहुड के बारे में बात की गई है, बचपन के बारे में डिस्कस किया गया है पहले 4 स्टांजा में। इट स्पीक्स अबाउट द ग्लोरी ऑफ चाइल्डहुड, इसमें बचपन के ग्लोरी के बारे में, इट मीन्स वैभव के बारे में बात की गई है। द ऑब्जेक्ट ऑफ नेचर आर द सेम नाउ व्हेन द पोइट हैज ग्रोन अप, कि पोइट जब बड़े भी हो गए ना तो नेचर का जो ऑब्जेक्ट था, नेचर में जो भी चीजें थी ना वो अभी भी बिल्कुल सेम है, एक जैसी है। बट ही हैज रियलाइज दैट, लेकिन यहाँ पे पोइट को ऐसा रियलाइज होता है कि देयर हैथ पास्ड अवे ए ग्लोरी फ्रॉम द अर्थ, कि पृथ्वी से जो है ना एक ग्लोरी, मतलब होता है ना गायब हो गया है, लुप्त हो गया है, इट मीन्स एक वैभव लुप्त हो गया है।
वाइल ही लुक्स अराउंड हिज, जब पोएट अपने चारों ओर देखते हैं, एज द जॉय स्प्रेड ओवर द अर्थ, जो कि जॉय फैला हुआ है पूरे अर्थ पर, एंड ही हियर्स द शेफर्ड बॉय शाउटिंग, और जब वो शेफर्ड बॉय को चिल्लाते हुए सुनते हैं, शेफर्ड बॉय इट मीन जो शिप चढ़ाता है ना, भेड़ चढ़ाता, तो उसके चिल्लाने की जब आवाज सुनते हैं तो पोएट को बड़ा अच्छा लगता है। तो पोएट को लगता है कि आसपास जो चीजें हैं वो बिल्कुल पहले जैसी ही हैं। द पोएट डिस्क्राइब द जॉयस एटमोसफेयर ऑफ नेचर राउंड द हैप्पी चाइल्ड, मतलब उस हैप्पी चाइल्ड के चारों ओर, इट मीन्स जो ये बॉय है ना उसके चारों ओर जो जॉयस नेचर है एटमोसफेयर का, इट मीन्स चारों तरफ जो प्रकृति की सुंदरता फैली हुई है ना, पोएट पहले तो उसको डिस्क्राइब किए हुए हैं। एंड एक्सप्रेसेस हिज ऑन जॉय, उसके बाद खुद की खुशी को भी एक्सप्रेस किए हुए हैं। एट हियरिंग द वॉइस ऑफ हैप्पी चाइल्ड, की उस हैप्पी चाइल्ड के वॉइस को सुनकर जो ऑथर को खुशी मिलती है ना, उस चीज़ को भी ऑथर यहाँ पे एक्सप्रेस किए हुए हैं। द जॉयस एटमोसफेयर ऑफ नेचर, नेचर का जो जॉयस एटमोसफेयर है, ऑल्सो रिमाइंड्स हिम, ये चीज़ ऑथर को याद दिलाता है कि ऑफ समथिंग दैट इज गॉन, कुछ ऐसी चीज़ की याद दिलाता है जो कि जला जा चुका है, जो कि ऑथर के पास अब नहीं है। द फर्स्ट सेक्शन इंस विद द क्वेश्चन, और जो ये पहला सेक्शन है वो एक क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाता है। वो इस तरीके से है, विजनरी ग्लीम हैज फ्लेड एंड वेयर इट इज नाउ, कि विजनरी ग्लीम जो है वो फ्लड इट मीन्स गायब हो चुकी है, चली जा चुकी है, और अब वो कहाँ है। तो इस तरीके के क्वेश्चन के साथ जो है पहला सेक्शन खत्म हो जाता है। दस इस प्रकार इन द फर्स्ट सेक्शन, इट मीन्स पहले सेक्शन में, द पोएट हैज डिस्क्राइब द ब्यूटी ऑफ नेचर, मेनली क्या पोएट डिस्क्राइब किए हुए हैं, नेचर की ब्यूटी को डिस्क्राइब किए हुए हैं, प्रकृति की सुंदरता को। ही हैज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड हिज परसेप्शन, अपनी अवधारणा को भी डिस्क्राइब किए हुए हैं। एंड एंजॉयमेंट ऑफ दिस ब्यूटी, और किस तरीके से वो एंजॉय करते हैं इस ब्यूटी को, नेचर की सुंदरता को, उसके बारे में भी वो लिखे हुए हैं। ही सीज द चिल्ड्रन एट प्ले एंड ट्राइज टू हैप्पी विद देम, वो बच्चों को खेलते हुए देखते हैं और उन्हीं बच्चों के साथ जो ऑथर हैं वो भी खुश होने की कोशिश करते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम, पोएम का जो दूसरा पार्ट है, मूव्स फ्रॉम चाइल्डहुड मेमोरी टू द थीम ऑफ इमॉर्टैलिटी, वो चाइल्डहुड मेमोरी के थीम से, मतलब बचपन की यादों वाले थीम से इमॉर्टैलिटी के थीम, इट मीन्स अमरता के थीम पे आ जाता है। द पोएट टेल्स, पोएट यहाँ पे बताते हैं, वेयर द ग्लोरी हैज गॉन, कि वो जो वैभव था, वो जो ग्लोरी था वो कहाँ जा चुका। अकॉर्डिंग टू हिम, उन्हीं के अनुसार, इट मीन्स ऑथर के अनुसार, द चाइल्ड एंजॉयज द रियल ग्लोरी, की जो बच्चा होता है ना वो रियल ग्लोरी, वास्तविक वैभव, वास्तविक चमक को एंजॉय कर पाता है। विच ग्रेजुअली फेड्स एज ही ग्रोज अप, और यही जो ग्लोरी है ना धीरे धीरे फेड्स अप हो जाती है, इट मीन्स खत्म होने लगती है, गायब होने लगती है जैसे ही वो बच्चा बड़ा होता है। अर्थ इज काइंडली फॉस्टर मदर ऑफ ए मैन, अर्थ जो होती है ना वो किसी भी मैन, इट मीन्स किसी भी इंसान की फॉस्टर मदर होती है, इट मीन्स पालन पोषण करने वाली माँ होती है, क्योंकि अर्थ से ही ना हम लोग को सारा कुछ मिलता है। नेचर मेक्स द चाइल्ड फॉरगेट हिज डिजायर फॉर द स्पिरिचुअल होम, और इस नेचर के बीच में जो है ना बच्चा अपने स्पिरिचुअल होम, इट मीन्स आध्यात्मिक घर की इच्छा को भी भूल जाता है, या मतलब नेचर के क्लोज आके ना आध्यात्मिक घर के इच्छा को भी भूलने पे मजबूर हो जाता है। बट सून ही फाइंड हिमसेल्फ अब्जॉर्ब्ड इन द वर्ल्डली परस्यूट, लेकिन जल्द ही बच्चा जो है खुद को पाता है वर्ल्डली, इट मीन सांसारिक गतिविधियों में उलझा हुआ। ही स्टार्ट स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस, वह व्यापार की भाषा बोलना शुरू कर देता है। द लैंग्वेज ऑफ लवर्स, लवर्स की भाषा बोलने लगता है। एंड द वर्ड्स ऑफ डिस्पुट, डिस्पुट के वर्ड्स, इट मीन्स विवादों वाले वर्ड्स बोलने लगता है जैसे ही बच्चा बड़ा होता है। देन ही टेक्स अप डिफरेंट रोल्स टिल ही ग्रोज अप, और जब तक बच्चा बूढ़ा नहीं होता था तब तक अलग अलग रोल्स, मतलब इट मीन्स अलग अलग भूमिका निभाता रहता है। द पोएट डिस्क्राइब्स द लाइफ ऑफ चाइल्ड, पोएट जो है यहाँ पे उस चाइल्ड, उस बच्चे के जीवन को डिस्क्राइब करते हैं। होम ही कॉल्स, जिसको कि वो कहते हैं माइटी प्रॉफिट आई सी ब्लेस्ड, माइटी प्रॉफिट इट मीन्स शक्तिशाली, प्रॉफिट ये शक्तिशाली भविष्यवक्ता, या प्रॉफिट का मतलब पैगंबर भी होता है। आई सी ब्लेस्ड इट मीन्स मैं धन्य देखता हूँ। द चाइल्ड इज अनअवेयर ऑफ द वास्टनेस ऑफ हिज सोल, जो बच्चा होता है ना वो अपने सोल के, अपने आत्मा की विशालता से अनभिज्ञ होता है। हाउएवर, हालांकि द चाइल्ड डिस्पाइट हिज डिवाइन नेचर, अपने डिवाइन नेचर के बावजूद जो बच्चा है लूजेस दिस पावर, इस पावर को खो देता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। वैन ही गेट्स अब्जॉर्ब्ड इन वर्ल्डली अफेयर्स, कि वही बच्चा जब वर्ल्डली अफेयर्स इट मीन सांसारिक मामलों में लीन हो जाता है ना तो अपने उस डिवाइन पावर को, अपने दिव्य स्वभाव को खो देता है। इन द थर्ड पार्ट, अब तीसरे पार्ट में ऑफ द पोएम, कविता के, द पोएट इंट्रोड्यूसेस द थीम ऑफ रिकंसिलेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड के रिकंसिलेशन इट मीन्स यादों के थीम के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द पोएट, पोएट के अनुसार, द ग्लोरी हैज नॉट एंटायरली गॉन, पोएट कहते हैं कि वो जो बचपन वाला ग्लोरी था ना वो पूरी तरीके से गया नहीं है। इट लिव्स इन आवर मेमोरी, ये हमारी यादों में है।
एंड कैन बी रिवाइव थ्रू रिकन्सिलेशन ऑफ चाइल्डहुड, और इसको हम लोग रिवाइव इट मीन्स पुनः प्राप्त कर सकते हैं, अपने बचपन के यादों के माध्यम से इसको पुनः जीवित कर सकते हैं। दाउ द पोएट इज ओल्ड, हालांकि जो पोएट है वो बूढ़े हो चुके हैं, एंड हिज रिकन्सिलेशन आर शैडोई, और उनकी जो यादें हैं ना वो भी शैडोई हो चुकी है, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं वो धुंधला हो गया है। ही फील्स हैप्पी इवन, फिर भी पोएट जो है खुशी का अनुभव करते हैं। द ही कैन नॉट गेट बैक टू द रियल स्प्लेंडर ऑफ फॉर्मर ईयर्स, मतलब अपने फॉर्मर ईयर्स भूतपूर्व समय को वापस वो एग्जैक्ट याद नहीं कर सकते, फिर भी पोएट जो है खुशी का अनुभव करते हैं। ही डिसाइड नॉट टू ग्रीव एंड टू फाइंड स्ट्रेंथ इन वॉट रिमेन्स बिहाइंड, पोएट डिसाइड करते हैं यहाँ पे कि शोक ना करने का और जो पीछे रह गया है ना उसमें ताकत ढूंढने का फैसला करते हैं, कि अब जो हम याद नहीं कर पा रहे हैं तो उसको सोच सोच के हम उदास नहीं होंगे, बल्कि उसमें कुछ ताकत ढूंढेंगे जो पीछे रह गया है उसमें। द पोएट ट्राइज टू सी थिंग्स पॉजिटिवली, पोएट जो है यहाँ चीज़ों को पॉजिटिवली इट मीन सकारात्मक तरीके से देखने की कोशिश करते हैं। दस इस प्रकार वर्ड्सवर्थ हैज डेवलप्ड हिज थीम्स, वर्ड्सवर्थ जो है डेवलप्ड किए हुए हैं विषय एंड आइडियाज इट मीन्स विचारों को रिलेटेड टू चाइल्डहुड, जो कि बचपन से संबंधित है। द थ्री पार्ट्स ऑफ द ऑड, और ये जो ऑड है उसका जो तीनों पार्ट्स है आर नॉट हार्मोनियसली ब्लेंडेड टुगेदर, उसको हार्मोनियसली इट मीन्स हो जाता है सामंजस्य तरीके से, इट मीन्स अच्छे तरीके से मिश्रित नहीं किया गया इन तीनों पार्ट्स को। द फेमस क्रिटिक बोरा से, जो फेमस आलोचक है बोरा, वो कहते हैं द थ्री पार्ट्स ऑफ द ऑड इज टर्न विथ ए क्राइसिस एंड एक्सप्लेनेशन एंड कंसोलेशन, की ये जो तीन पार्ट है ऑड का, ये जो तीन भाग है ना उसमें कंसोलेशन इट मीन्स संकट, एक्सप्लेनेशन इट मीन्स स्पष्टीकरण और कंसोलेशन इट मीन्स सांत्वना शामिल है। एंड इन ऑल थ्री वर्ड्सवर्थ स्पीक ऑफ व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट ओरिजिनल, और इन तीनों में पोएट जो है ना उन चीजों के बारे में बात किए हुए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट ओरिजिनल है इन हिज पोएट्री, उनकी कविता में। ठीक है, तो यहाँ पे एनालिसिस वाला सेक्शन खत्म हो गया। अब हम लोग कंक्लूजन डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार द इमोरलिटी ऑड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ वर्ड्सवर्थ ऑड्स, की वर्ड्सवर्थ जितना भी ऑड लिख रखे हैं ना उनमें से सबसे ग्रेटेस्ट सबसे बेस्ट जो है ये द इमोर्टैलिटी ऑड है। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना कि कविता का दो टाइटल है, तो आपके क्वेश्चन में जो टाइटल यूज किया हुआ रहे ना वही वाला टाइटल यूज करना। द फ्यूजन ऑफ द फिलोसफी ऑन पोइट्री, फ्यूजन इट मीन्स हो जाता है मिश्रण, जिस तरीके से ऑथर जो है वर्ड्सवर्थ मिश्रित किए हुए हैं फिलॉसफी को और पोइट्री को इन दिस पोएम, इस कविता में, इस परफेक्ट, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बड़े अच्छे तरीके से कर रखे हैं ऑथर। वर्ड्सवर्थ रीच्ड वन ऑफ द हाईएस्ट पीक ऑफ द रोमांटिक पीरियड विद दिस ऑड, और इस ऑड को लिखने के साथ ही ना वर्ड्सवर्थ जो है रोमांटिक पीरियड के हाईएस्ट पीक पे इट मीन सबसे ऊंचे वाले पीक पे पहुंच जाते हैं, मतलब होता है ना सबसे ऊपर उनको वैल्यू दिया जाता है वर्ड्सवर्थ को इस कविता की वजह से भी। इन फैक्ट वास्तव में दिस ऑड इज ए लैंडमार्क, ये ऑड जो है लैंडमार्क है, इट मीन्स बहुत महत्वपूर्ण वर्क है, मेजर वर्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोइट्री, इंग्लिश पोइट्री के इतिहास का, अंग्रेजी कविता के इतिहास का। सो वी कैन से दैट, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि द इमॉर्टैलिटी ऑड इज द इमॉर्टल ऑड इन इंग्लिश लिटरेचर, की जो इमॉर्टैलिटी ऑड है ना वो इंग्लिश लिटरेचर का इमॉर्टल ऑड है, इट मीन्स अमर ऑड है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है नोट्स वाला सेक्शन खत्म होता है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, आपके सिलेबस का है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। और ये वाला नोट्स का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ पेड है, आपको एक टॉपिक के पीडीएफ के लिए 30 रुपीज़ पेड करने होंगे। और वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, और साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रुप में हम अपडेट करते रहते हैं कि नेक्स्ट कौन सा टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने वाले हैं, या कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होता है इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड तो ठीक है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। तो पेड पीडीएफ के लिए आप हमको टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, उसका लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक तीनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।